कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गे जायसवाल आज संविधान की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम 5000 प्रश्नों की सीरीज को हल कर रहे हैं। और ये सीरीज आपके लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण ये है, जब भी परीक्षा में हाल में हम बैठते हैं तो परीक्षा में बैठने के बाद जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस होता है, सामान्य अध्ययन में संविधान आपके लिए एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक हो जाता है। उन्हीं संविधान के हम महत्वपूर्ण तत्वों को व्याख्यात्मक हल लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इसकी संपूर्ण व्याख्या आपके सामने करते चलेंगे। और यह किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जहाँ पे सामान्य अध्ययन का जिक्र किया जाता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में इसका महत्वपूर्ण और हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, चाहे सुपर टेट की बात करें, केवीएस की बात करें, बीईओ की बात करें, या बाकी कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा जहाँ पे, या टेट अपर की बात करें, तो वहाँ पे जहाँ संविधान को सम्मिलित किया जाता है, सामान्य अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है, वहाँ पे ये तथ्य अपने आप सामने आ जाते हैं। मैं आपको प्रयास करूँगा कि मैं आपको इस तरह से व्याख्यात्मक हल करूँ ताकि आपको किसी भी अन्य स्थान पर, किसी अन्य जगह पर आपको जाना ना पड़े और आपको बिना क्लास लिए भी आपको एक बार हमेशा रिवीजन होता रहेगा। क्योंकि आपको पता है, सफलता के लिए 4 दिन से तेजी से दौड़ने से अच्छा है कि हम सामान्य रूप से लगातार अनवरत चलते रहे। क्योंकि सफलता के लिए एक बात जरूरी होती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ रेगुलरिटी मायने रखती है, वरना पढ़ा हुआ पता नहीं कब का भूल जाएगा। इसलिए मैं आपके साथ इस सीरीज को जिस हिसाब से शुरू किया था, यह सीरीज अब सतत रूप से इसी तरह लगातार चलती रहेगी जब तक आपका चयन ना हो जाए। तो इसी के साथ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज की संविधान की 6ठी सीरीज, जो आपकी 50 प्रश्नों की बड़ी सीरीज होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वयं इस सीरीज को देखेंगे और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। जैसे आप आएंगे लाइक करिएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लाइक करने के बाद अगर आपको लगे नहीं बेहतर है वीडियो, तब शेयर करिएगा, अन्यथा शेयर नहीं करिएगा। ठीक है, नंबर के लिए हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हम क्लास ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने डिस्प्ले पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों? यहाँ पे प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य माना जाता है। जी मैथ, हाँ बीयू में मैथ भी आएगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे भारत को एक गणराज्य माना जाता है, किस लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ गया है क्योंकि। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य माना जाता है, क्यों माना जाता है। आइए देखते हैं कि ये लाइव क्लास है, आप इसे देखिएगा और सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो गणराज्य क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चारों विकल्प दिखा दूं कि चारों विकल्प कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे चारों विकल्प आपको इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से है कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। यहाँ पे 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें चारों विकल्प के बारे में व्याख्या भी करनी है। तो इसके बारे में पहले मैं बता दूं कि राष्ट्राध्यक्ष का जो चुनाव होता है, यह इसका सही उत्तर है। क्योंकि भारत को गणराज्य इसलिए कहा जाता है, जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, अर्थात हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है। एक निश्चित समयावधि के लिए 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। इसलिए भारत को एक गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को एक गणराज्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न उठता है कि गणराज्य शब्द भारत में संविधान में कहाँ लिखा है। एक प्रश्न और बनता है कि इसमें गणराज्य शब्द कहाँ लिखा गया है। तो प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जहां पे गणराज्य शब्द का प्रयोग कहां किया गया? भारतीय संविधान में। तो प्रमुख रूप से प्रस्तावना में किया गया। किसमें कहा गया है? प्रस्तावना रूप में किया गया है। आगे देखते हैं दूसरी कि इसे 15 अगस्त 1947, जी नहीं, एक प्रश्न और हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं विकल्प की। आपका उत्तर क्लियर हो गया। अन्य विकल्पों की व्याख्या करते हैं। 15 अगस्त 1947 को, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां एक स्वतंत्रता दिवस होता है और एक गणतंत्र दिवस होता है। तो जो गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, अच्छा और स्लो पढ़ें, जो गणतंत्र दिवस होता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति ध्वजारोहण करता है। जबकि 15 अगस्त, अच्छा ठीक है, जबकि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, उस समय राष्ट्राध्यक्ष था नहीं, इसलिए 15 अगस्त को जो झंडारोहण होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, उस दिन देश का जो प्रधानमंत्री होता है वह झंडारोहण करता है। अच्छा नहीं, रह दीजिए,
ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, अच्छा ठीक है धीरे धीरे बोलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक। तो हमने देखा कि 15 अगस्त को कौन प्रधानमंत्री झंडारोहण करता है, एक कहा है उसका अपना लिखित संविधान, जी नहीं, हमारे देश का तो लिखित संविधान है, लेकिन और किसका लिखित संविधान है, ब्रिटेन का। आगे बढ़ते हैं, उनकी सरकार संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, जी हाँ, ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली और हमारे देश में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा उसका विकल्प ए होगा, उसका विकल्प क्या होगा, ए होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा देखिए, हम क्षमा चाहते हैं, दरअसल कारण ये है ना कि हम लोग पूरा रट गया, इसलिए देख के पढ़ाना तो है नहीं, फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी तेज है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब प्रयास करेंगे कि और स्लो स्लो बोले। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, एकदम महत्वपूर्ण सवाल है। आप ठीक, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, तो आप जवाब दीजिएगा कि किस प्रकार से वर्णित किया है, आप आराम से जवाब दीजिएगा। अब हम धीरे धीरे बोलेंगे भैया, आदत पड़ गई, मामला ये ना, मैं आपको उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कारण ये है कि अब जैसे क्या है कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह तैयार है, रटा हुआ है जी। तो यहां पे देखिए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 या अनुसूची 1 या भाग 1, तीनों में एक शब्दावली एक कॉमन से मिलती है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। और 2014 में तेलंगाना के गठन होने के बाद 29वां राज्य बना था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक ठीक, आगे बढ़े। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा। अब प्रश्न उठा है सर, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि भारत राज्यों का संघ है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे ही आप हमारे वीडियो में जुड़िएगा, आप सबसे पहले इसे लाइक किया करिएगा। लाइक करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। बीईओ की एग्जाम 22 मार्च को निश्चित हो गई है, ठीक है, तो आप जवाब दीजिएगा। तो यहां पे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में कब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष जिसे सेकुलर कहा जाता है, तो कब जोड़ा गया। तो भैया जवाब आप दीजिएगा, आराम से चलिए बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द जो है, ये संविधान की जो 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 1976 माने संविधान की जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद इस शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। यद्यपि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष को अपनाया गया। भारत में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष को अपनाया गया, जो सर्वधर्म समभाव है, जो सर्व जितने सभी के लिए धर्म समान में सर्व धर्म समभाव है की भावना से अनुगीत है। अगर हम धर्म के प्रति अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का भारत में किसी भी एक धर्म का नहीं है। यहाँ पे हम अनेकता में एकता देखने को मिलती है। माने भारत में अनेक प्रकार के जितने प्रकार के सभी धर्म है, सभी प्रकार को समान संरक्षण मिला है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया है और न उनके जीवन को मूल्यवान धर्मगत पहलुओं को उद्भासित या प्रेरित या संरक्षण देने पर बल दिया है। लोकहित राज्य में व्यक्तिगत धर्मगत मामलों पे प्रतिबंध भी लगाता है कि मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी एक धर्म के लिए विशेष कोई काम करें। मूलाधिकारों के अगर हम अनुच्छेद की बात करें, आप लिख लीजिएगा कॉपी कलम लेके कि अगर हम मूलाधिकार के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में 44 अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 25, 29, 30 में
धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संजोया गया है, जो भारतीय संविधान की एक मूल भावना है। लेकिन इसका उपयुक्त उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हम एक प्रश्न में आपका ज्यादा समय ले रहे हैं तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यह आपका व्याख्यात्मक हल होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। मतलब इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब किस देश से लिया गया है। तो आप बताइएगा, आराम आराम से बताइएगा। हम भी अब धीरे धीरे बोलने का प्रैक्टिस अब शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे बोलने की। तो चलिए आप लोग अपने जवाब देते रहिएगा। आपके जवाब सही आ रहे हैं? हाँ, सर्वोत्तम संभव सही है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की जो नीति निर्देशक या नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो आयरलैंड से लिया गया है। किससे? आयरलैंड से लिया गया है और उसे आयरिश संविधान भी कहते हैं। कहां से? आयरिश या आयरलैंड। कभी परीक्षा में आयरिश शब्द आ जाए तो घबराइएगा मत, आयरलैंड या आयरिश से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके अगर हम इसकी बात करें तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णित है। कितने में? 36 से लेके 51 तक भाग 4 में वर्णित है तथा कुल 16 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेदों की संख्या है? 16 अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक से न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय है, किंतु शासक की नीति मूलभूत रूप से स्वीकृति करती है। एक लाइन में हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए इसका प्रावधान किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। माने प्रत्येक राज्य सरकार का यह अधिकार होगा कि वह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 का प्रयोग अपने राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कर सकती है। वो उसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में संविधान में संशोधन कर सकती है, नियम बना सकती है, आदि कर सकती है। इसलिए इसका उत्तर एक सही होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ठीक है, भाग 4 ही हमने लिखा। अच्छा, भाग 4 है। अच्छा, हमने बोला भाग 4, लिख दिया भाग 5। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए, ये थोड़ी सी माइनर मिस्टेक होती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और गलती हो गया, बोल तो 4 रहे हैं ना। अरे यार, हो गया भैया, क्षमा चाहते हैं। भगवान, बड़ी गलती होती है, गलती से गलती भी हो जाए यार, हम भी इंसान हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो देखिए, ये भी आपको प्रश्न आसानी से कर लेंगे। अगर हम भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जानना चाहेंगे, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपके अनुसार क्या होगा। देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम भारत में संविधान राजनीतिक स्रोत की बात करें तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने अलग अलग विकल्प बताए हैं। कोई संविधान बता रहा है, कोई संसद बता रहा है, कोई संसद और राज्य विधानसभा बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भारत की जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वो संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना में वर्णित है, जिसको पहली बार पेश 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और वह है प्रस्तावना या उद्देश्य का, जिसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसी तरह से है। तो वो है कहां पे? वह हम भारत के लोग माने हमारे देश की जनता के पास है। आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से 125 करोड़ देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, तो जो 125 करोड़ देशवासी हैं उनमें वो सबसे ज्यादा शक्ति के स्रोत हैं। कौन? हम भारत के लोग, अर्थात जनता हमारे देश की है, जिसको कहा जाता है 125 करोड़ देशवासियों, भाइयों एवं बहनों। तो कहां है? वह हम भारत के लोग अर्थात जनता है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो विकल्प 4 अथवा डी होगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको बेहतर लगे लाइक कर दीजिएगा। सभी साथी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है निम्नलिखित में से क्या उल्लेख नहीं है? ध्यान से देखिएगा, जहां पे नहीं आ जाए वहां पे एक बात याद रखिएगा कि 3 विकल्प सही है, एक गलत है। जो गलत है उसी के बारे में क्या करना है? हमें व्याख्या करना है। बताइए क्या है? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। बताइए
आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय, भातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। देखिए जो आपके सामने प्रश्नों की सीरीज हमने रखी है, इसको विकल्प को काफी बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। बेशक ये किसी न किसी परीक्षा के पूछे प्रश्नों की सीरीज है, लेकिन मैं आपके लिए जो डिजाइन करवाता हूं प्रश्न का, वो इतना बेहतर कराता हूं ताकि मैं उसे व्याख्यात्मक रूप से व्याख्या कर सकूं। और प्रतिदिन ये क्लास आपको मिलती रहेगी। उसके लिए टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश साथ, क्योंकि वहां पे टेलीग्राम पे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हल मिलेगा नहीं क्योंकि हल हम यहाँ पे कराएंगे, केवल सीरीज मिलेगी आपको परीक्षा के टाइम क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। आइए इसके उत्तर के बारे में पहले मैं जान लेता हूं कुछ बातें। 6 का तीसरा, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। किसका? वयस्क मताधिकार का वर्णन नहीं किया गया है, यह बल्कि संविधान के अनुच्छेद 326, संविधान के अनुच्छेद, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये आर्टिकल संविधान की 326, कितनी? संविधान की आर्टिकल जो 326 है, क्या है? संविधान की, लीजिए आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का होना उल्लेखित है। किसमें? आर्टिकल 326 में, 326 में। और लेकिन इसमें एक प्रश्न आपका और बनेगा कि वर्ष 1989 में, कब? वर्ष 1989 में, सन 1900, ध्यान से लिखिएगा, सन आपको याद रखिएगा, सन 1989 में संविधान में 61वां संविधान संशोधन, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। कितने वर्ष से? ध्यान से देखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एक ही प्रश्न में आपको कई प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा कि पूछेगा किस संशोधन के द्वारा उम्र घटाकर 21 से 18 की गई, या यह पूछ दिया जाएगा कि 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1989 में किया गया, इतनी उम्र की गई, 18 की गई, पहले कितनी थी, किस की गई थी, कौन सा संशोधन था। ये सभी प्रश्न आपका एक ही बार में हो जाएगा। इसलिए तो न्याय की बात कही गई है, भातृत्व की बात कही गई, स्थिति की समानता की बात कही गई, लेकिन वयस्क मताधिकार की बात संविधान की जो आर्टिकल्स है वह कहां पे की गई है? वो कहां की गई है? वह 326 में की गई है। तो क्या आपको यह टॉपिक समझ में आया? ठीक। अच्छा हाँ, मतदान दिवस भी बता दें, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाते हैं। चलिए किसी ने 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता जागरूकता के लिए मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने आपके प्रश्न यहां से तैयार हो गए। केवल हमने प्रश्न नंबर 6 बताया, अभी तो प्रश्नों की पूरी सीरीज आपके लिए जो प्रतिदिन आएगी। आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के, शेयर करने के पैसे नहीं करते, लेकिन आप लोग नहीं करते। पता क्यों कहते हैं बार बार? ताकि जैसे एक बार लाइक शेयर कर देंगे तो बाद में अगर कोई वीडियो देखेगा उसे लगेगा ठीक ठाक सर ने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको लगता है ठीक ठाक तभी करिएगा, ऐसे ना करिएगा। क्योंकि हमें अगला है भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? आराम से बताइए, किस देश से ली थी? अच्छा ठीक है, बताइए किस देश से लिया था? आराम से बताइएगा, धीरे धीरे बोलने की आदत डालेंगे। अच्छा, काकि कुछ लोग हैं, संख्या आपकी लगभग 200 है और लाइक करने वालों की संख्या 100, इसलिए मैंने कह दिया। और ये लाइव क्लास है जैसा कि आपको ही पता है। चलिए इसके बारे में विधिवत में समझा के बता रहा हूं जी। विकल्प आपके सही आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा हाँ यार, मतदाता दिवस 25 तारीख को है क्या? सॉरी, ध्यान नहीं आ रहा। किसी ने मुझे बताया, मुझे याद नहीं, 25 जनवरी को शायद। हाँ, मतदाता है। 24 को बालिका दिवस है। ठीक है, किसी ने बताया सर 24 जनवरी। जी 24 जनवरी को बालिका दिवस है और 25 जनवरी मतदाता दिवस है। ठीक, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप किसी के पास दिक्कत हो थोड़ा सा क्लियर कर दिएगा कि मतदाता दिवस साथ, हाँ सही बता रहे हैं, 25 जनवरी को मतदाता है। अगर 25 को मतदाता होगा तो 24 को बालिका दिवस होगा। ध्यान से देखिएगा, 24 को बालिका दिवस है, क्योंकि दोनों क्रमशः
लाइन से है, 24 को बालिका है, हाँ तब 24 को बालिका है, चलिए 24 को बालिका दिवस है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस है। ठीक है, इसके पहले जो मैंने बताया था, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए यहां पे अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने जो संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया था, कहां से? कनाडा के संविधान से लिया था। संविधान सभा में सदस्यों को संवैधानिक पुष्ट दृष्टांतों के नाम से 3 संस्करण के आधार पर हमने यहां से अडॉप्ट किया था। ये सारी बातें आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे कोई कह रहा यूएसए से, नहीं यूएसए से नहीं लिया गया था, यूएसए से हमारे न्यायिक पुनरावलोकन जो सबसे ज्यादा परीक्षण पर चलता है वो लिया गया है जी। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रांस से लिया गया है, यूके फ्रांस से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की लिया गया है। इसका जो उत्तर होगा वो कनाडा आपका सही होगा। क्या होगा? कनाडा होगा। इसके पहले वाले का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया था मताधिकार 25 जनवरी है, 25 जनवरी है, 25 जनवरी है, 24 जनवरी को बालिका दिवस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बफरिंग हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, तो एक बार सुधार लीजिएगा जो इसके ऊपर मैंने प्रश्न बनाया। आगे प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान से द्वारा प्रेरित हैं? तो जस्ट इसके पहले ही हमने बताया था, ठीक। हाँ जी, सुपर टेट के लिए है, बीओ के लिए, केवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, सभी के लिए। यहां पे है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। कहां से लिया गया था? जस्ट मैंने बताया, यूएसए। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जिसमें भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, यहाँ पे जो मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, इस संविधान की भाग 3, कहां पे? संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है मूल अधिकार के रूप में, जो वाद्य योग्य है। ठीक, ये कहां से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। लगभग 23 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? लगभग 23 अनुच्छेदों में इसका उपबंध किया गया है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले इसमें कितने थे? मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? पहले जो थी मूल अधिकार की संख्या वो कितनी थी? 7 थी। चलिए कॉपी कलम लेकर बैठिए, कुछ लिख लेते हैं। आइए देखिए, जो मूल अधिकार की संख्या है पहले 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद क्या होगा? ठीक, तो क्या होगा? वह यूएसए से आइए लिखते हैं इसके बारे में। पहले समानता का अधिकार, पहला अधिकार है आपका समानता। सभी बता दे रहे, ध्यान से लिखिएगा, कॉपी कलम निकालिए, लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं कि पहला अधिकार है मूल अधिकार, जिसका नाम है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 तक में हमारा समानता का अधिकार है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, जो 19 से लेकर 22, 19, 20, 21 और 22। फिर तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो तीसरा है वो है अनुच्छेद 23 से 24। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, 28 तक, 25, 26, 27, 28। फिर पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो 29 और 30 है। ठीक, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय का था। इस प्रकार हमारे मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 हो गई। जबकि जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 31 और 19 7 में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निकालकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, जो विधिक अधिकार के रूप में हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने मूल अधिकार की एक व्याख्यात्मक हल इसके माध्यम से पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ से, और हमने प्रयास किया कोई भी टॉपिक आपका जो विकल्प में आएगा मैं उसे तोड़कर बताऊंगा, पूरी तरह समझाऊंगा, क्योंकि ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। और यह सभी परीक्षाओं के लिए बेस्ट और बेहतर प्रैक्टिस सेट की सीरीज है। आप लोग स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। हमारी क्लास
से जौनपुर में प्रस्तावित है, वाराणसी में है और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास आप घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। भाई साहब पहले आप प्रश्न क्लियर करिएगा। अगर कोई आत्मा कह देगा उसके विकल्प गलत हैं। जब तक भीमराव अंबेडकर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अनुच्छेद 32 को नहीं कह सकते। वैसे प्रस्तावना कहलाती है संविधान की आत्मा। लेकिन अगर प्रश्न यह आ जाए कि संविधान की आत्मा हृदय, ना प्रश्न गलत हो जाएगा। जब तक प्रश्न में यह ना कहा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा हृदय भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था, तब अनुच्छेद 32 होगा, याद रखिएगा। अन्यथा आप प्रस्तावना को सही लगाएंगे। अगर अंबेडकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तब उसका उत्तर प्रस्तावना या उद्देश्य का होगी, नहीं तो आप क्या होगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब अंबेडकर शब्द का प्रयोग करेगा तब। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। जवाब दीजिएगा कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आराम से लिखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते चलेंगे। चलिए, आपके जवाब सही आ रहे हैं और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि संख्या आपकी कम है और मेरे हिसाब से एक बेहतर टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपने सही जवाब दिया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आइए एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं। भारतीय संविधान में जिस समय 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान देश में लिखकर तैयार हुआ था और लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, उस समय इनकी संख्या 8 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन पहला संविधान संशोधन, एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया, संविधान का जो पहला संविधान संशोधन था, भूमि संशोधन बिल, उसके बाद इसमें जोड़ा गया एक और 9वां अनुसूची। इस प्रकार इसकी संख्या 9 हो गई। ठीक, उसके बाद 10वां जोड़ा गया दल बदल, फिर 11वां, 10वां जोड़ा गया दल बदल, फिर जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था, फिर जोड़ा गया 12वां एक साल के बाद। इसके बाद अब जो 12वां है वह नगर निगम है। इस प्रकार वर्तमान समय में 8, 9, 10, 11, 12 और 12 अनुसूचियां इस प्रकार क्रमशः हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। 8 थी, 9वां भूमि सुधार बिल, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज व्यवस्था, 12वां नगर निगम आ गया। ठीक, ये बीईओ के लिए है, सुपर टेट की क्लास है, केवीएस, डीएसएसबी और भारतीय किसी भर्ती परीक्षा में जहां पे जनरल स्टडी को शामिल किया जाएगा वहां के लिए ये रामबाण क्लास आपके लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। इसको कुछ देर पहले हमने पूरी तरह से विधिवत समझा दिया है। अगर आपने क्लास मेरी प्रारंभ से लिया होगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए क्या होगा। कोई पूछ रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह पूरे विश्व में केवल अमेरिका और भारत के पास शक्ति है और किसी देश के संविधान के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। तो इसका उत्तर आपको पता है। 10वें का क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत में इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 हुआ करता था, किंतु जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश का सृजन किया गया, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में क्या होगा, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इसके पहले 29 राज्य थे। 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, आगे बढ़े। मैं प्रयास करता हूं केवल आपको प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि हम लोग वो यूट्यूबर नहीं है कि रट के आपको पढ़ा दिए। हम लोगों ने भी पढ़कर रगड़ा। इसके लिए हमने पहली बार माईएएस मेंस लिखा है, एमपीपीएससी मेंस लिखा है, 2 बार सस्ती क्वालिफाई। दुर्भाग्य रहा, अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, कुछ कमी रह गई थी। लेकिन ये ज्ञान के मामले, नॉलेज के मामले में ऐसा नहीं है। हम लोगों ने संविधान की, भूगोल की कई किताबें पढ़ी हैं। तो बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? जरा आराम से बताइएगा, हम इसकी विधिवत और एकदम विस्तृत व्याख्या करेंगे। बताइए। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? जी हाँ, 22 आप लोगों ने एकदम सही बताया है। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए कॉपी कलम निकालिए, जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, लिखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, चलिए
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। उन 22 भाषाओं में एक एक करके लिखेगा। पहला असमिया, अगला बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, लिखते चलिएगा आप लोग, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा में उड़िया, पंजाबी, संथाली, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन 1967 1967 19वें, ध्यान दीजिएगा कि भारत के 21वें संविधान मतलब 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था, जिसमें द्वारा सिंधी, जिसके द्वारा कौन सी? सिंधी, जबकि 71वें संविधान संशोधन 1992, जबकि इसके बाद सिंधी जोड़ी गई थी, लिखते चलेगा सिंधी, जबकि 71वें संविधान संशोधन 71वां कब हुआ था? 1992 में। 71वां हुआ था 1992 में, कौन सी जोड़ी गई बताइए? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। ठीक, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक, ये हो गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 21वां में हो गया सिंधी। फिर आगे लिखेगा, अगला लिखेगा कि 100वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 100वां लिखेगा, 100वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, सन 2003 के द्वारा इसमें मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी को 8वीं सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो है इस क्रम से जुड़ी। पहले 14, फिर जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 से 1, 14 1 15, 3 जोड़ी गई 18, फिर 4 जोड़ी गई 22। अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को इस प्रकार से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अगर इसकी व्याख्यात्मक हल आपको पूरा पढ़ना है तो जब मेरी ऑनलाइन क्लास चलेगी, उस ऑनलाइन क्लास में मैं जब संविधान पढ़ाऊंगा तो पूरे तथ्यों के साथ आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी तथ्य आपको नहीं छोड़ूंगा, सभी चीजें बताऊंगा। और इसके अलावा अगर अतिरिक्त पढ़ना है, आप इसके ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है एलएनई विद दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास में। अगर आप चाहते हैं जुड़कर पढ़ना तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरी जौनपुर जनपद से हूँ, सिराज हिंद की धरती से। आप आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको समय मिले तो हमारे यहाँ का गांव खोजिएगा यूट्यूब पे, माधवपट्टी, जौनपुर का माधवपट्टी आपको मिल जाएगा जवाब भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में नहीं शब्द के बारे में पूरी विधिवत आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, कल की टाइम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। और जी, देखिए, कोई बार बार अनुच्छेद पूछ रहा है तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आपको हमेशा जीवन पर्यंत हमेशा काम आएगा। जब भी किसी भाग की पहली आर्टिकल शुरू होती है उसमें उसकी परिभाषा होती है, याद रखिएगा। जैसे कि बार बार ये पूछ रहे हैं अनुच्छेद 12 का, तो क्या है? अनुच्छेद 12 से 3512 परिभाषा होगी। अगर आपकी नीति तत्व की अनुच्छेद 36 से 51 36वां पूछेगा तो परिभाषा होगी। किसी भी भाग की जो शुरुआत तो होती है, तो जो पहला अनुच्छेद होता है उसकी हमेशा याद रखिएगा परिभाषा होती है, लिख लीजिएगा। ठीक, हाँ, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। कहां लिखा गया बताइए? जिसकी भी अनुच्छेद शुरुआत होती है, पहला जो आर्टिकल्स होता है उसकी परिभाषा होती है। यहां पे क्या है कि किसका प्रयोग नहीं किया गया? आइए इसके बारे में मैं 2 लाइन पढ़ता हूं प्रस्तावना। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें सत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी संघ ही नहीं आया। इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि सर्व सत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो 4 डी सही है। ठीक, आगे बढ़े, कोई समस्या? आगे बढ़ रहे हैं, चलिए।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमारे भारत को क्या कहा गया है? आराम से जवाब दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। इसके लिए देखिए मैं आपको एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। अच्छा, स्लो बोलने की आदत थोड़ी, चलिए ठीक है। सुपर टेट की भी हाँ सबकी क्लास शुरू है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना उसके लिए मैं बता दूं, उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा। चाहे आपको जिसकी क्लास लेनी हो, बीईओ की, सुपर टेट की, केबीएस की, जो भी क्लास चाहिए आप यहाँ पे ले लीजिएगा, मैसेज करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सिलेबस वगैरह मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। आइए इसके बारे में हम ध्यान से सुनते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, तो इसमें आइए देखते हैं कहां पे है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व माने सर्वसत्ताधारी, तो सर्वसत्ताधारी कहां कहां है? यहां है, यहां है, माने ये दोनों गलत। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो यहां पे लोकतांत्रिक गलत, ये सही हो गया। अब आइए देखिए मिलाते हैं कैसे। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष को पंथनिरपेक्ष कहते हैं, इसलिए जो आपका विकल्प है वो चौथा सही है। देख लीजिएगा आपका विकल्प डी सही है, क्योंकि आपको क्रम पूरा याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए सर्वसत्ताधारी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सॉवरेंटी होगा। क्या होगा? सॉवरेंटी होगा, माने सर्वशक्तिमान, तो सर्वसत्ताधारी। समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी का मतलब ये होता है सभी को समान न्याय हो, जैसे न गरीब हो न अमीर हो, समानता की बात करता है। फिर धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया, पंथनिरपेक्ष का। हाँ, लोकतांत्रिक का मतलब है हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस प्रकार हम का विकल्प 4 सही है। आगे बढ़े, आप लोग शेयर करना हो शेयर करिएगा, लाइक करने की इच्छा हो तो लाइक करिएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं बेहतर पाऊं, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सभी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? बड़ा ही सरल सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए, कुल कितने अनुच्छेद हैं? यहां पे देखिए, जब किसी भी संविधान के प्रश्न में, यहां से ध्यान से देखिएगा, 2 बातें आपके लिए कंफर्म है। पहली बात, एक होता है मूल और एक होता है वर्तमान। तो जब कभी भी अगर वहां पे मूल या वर्तमान शब्द की व्याख्या ना करे तो उस प्रश्न में याद रखिएगा कि वर्तमान पे टिक नहीं करना है। अगर मूल और वर्तमान ना पूछे तो आपको भी पता है कि जो भारतीय संविधान थी वो मूल संविधान था, वहां पे कुल 395 अनुच्छेद थे, तब 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। अब बेशक बदल गए हैं, ठीक है। अब लगभग हमारे देश में 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक। 22 से जगह 24 भाग, कहीं 25 भाग मिल जाते हैं, अनुसूचियां 12 हो गई हैं, ठीक। लेकिन मूल में 395 ही थी। बाकी पेड क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे। मैराथन क्लास के साथ साथ बड़ी क्लास में दोनों क्लासेज हम लोग संविधान की पढ़ेंगे, और क्लासेज कल से स्टार्ट हो जाएंगी। जो पेड क्लास ज्वाइन करेंगे उनको हमारी क्लासेज मिलना कल से प्रारंभ हो जाएगा। आगे मिलते हैं हम लोग और बाकी ये शाम की क्लास प्रतिदिन चलती रहेगी। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहां के संविधान से ली गई है? कुछ देर पहले संविधान का प्रश्न आया था, लेकिन तब थोड़ा सा प्रश्न इसका अलग था। तो बताइए, इसका एक लाइन में उत्तर है, आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। मैंने इसके बारे में बता दिया था,
ना 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 ना, कोई बता रहा है यूएसएआर, तो यूएसएआर का मतलब क्या है पता है? ये रसिया के संविधान को यूएसएआर कहते हैं, माने रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी ली गई थी। क्या ली गई थी? फंडामेंटल ड्यूटी, इसलिए ये गलत होगा। अब इसका सही उत्तर क्या है? आयरलैंड या आयरिश का संविधान। इसका सही जवाब क्या है? आयरलैंड या आयरिश का संविधान। इसका चौथा विकल्प जो है वो सही है, तीसरा गलत है। तीसरा को रूस कहते हैं। मैं ये खाली बताना चाहता था कि यूएसएसआर का मतलब क्या होगा। तो पहले इसके बारे में किसी दिन जब पेड क्लास पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि पहले जो रूस था 1992 के पहले क्या था, उसके पास बहुत बड़े देश थे। अब तो 15 देशों में टूट गया ना। तो अब जो है ये यहां से मूल कर्तव्य लिया गया है। ये लिख लीजिएगा ये, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो सकती है। यूएसएआर जो है, एसएसआर जो है, ये यहां से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है। ठीक, लेकिन अब कितना, अब है आयरलैंड या आयरिश का संविधान है। कौन सा है? आयरलैंड या आयरिश। इसका जो 15वें का उत्तर है वो चौथा सही है। चौथा लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की संघ सूची में, किसमें? संघ की सूची में कितने विषय संख्या है? कुल कितने विषय हैं? तो एकदम आराम से बताइएगा। तो यहां पे पहली बात, भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के विषयों का सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संघीय सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन जब समवर्ती सूची आती है तो वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन यदि कभी भी इन दोनों सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकारें कानून बनाए सर्वमान्य होते हैं। इसका जवाब क्या होगा? आराम से बताइएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल 97 विषय शामिल हैं। लेकिन इसके बारे में संपूर्ण मैं व्याख्या करूंगा, अभी कुछ लोग घबराइएगा मत। कुल कितने विषय है? 97 विषय हैं। कितने विषय? 97 विषय हैं। कितने? 97 विषय हैं। जबकि राज्य सूची में 66 है। राज्य सूची में लिख लीजिएगा, जबकि राज्य सूची में 66 विषय है। कितना? राज्य सूची में 66 है और समवर्ती में 47 है। समवर्ती में 47 है, लिख लीजिएगा। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 विषय। इन तीनों को लिख लीजिएगा। आपके एक एक नंबर तैयार हो रहे हैं। आपको ये मत भूलिएगा कि एक प्रश्न मैं तैयार कर रहा हूं, एक के साथ मैं 30 प्रश्न तैयार करा रहा हूं। यहां पे क्या होगा? ये 66 जो है, 66 आप देख रहे हैं, ये 66 क्या है? राज्य सूची के विषय है और ये समवर्ती सूची के विषय है। अगर हम देखें संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? सेना आती है। इसके संघ सूची के अंतर्गत सेना आती है, परमाणु आता है, वीजा, संयुक्त राष्ट्र संघ, रेल, राजमार्ग, डाक, बीमा, पेटेंट कराना, व्यापार, ये सभी जो है ये क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी संघ सूची का विषय, जिसमें संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अब राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, भूमि सुधार, ये सभी राज्य व्यवस्था के कानून आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत वन, शिक्षा, दंड, ये सभी आते हैं, जिसमें राज्य के सरकारें दोनों कानून बना सकती है। आइए यहां से, ठीक, यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। दोनों प्रकार के प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। हाँ, आइए देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय, तो आपने बता दिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रेलवे पुलिस किसका विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बताइए किसका विषय है? रेलवे पुलिस संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसका विषय है? जबकि रेल संघ सूची का विषय है, लिख लीजिएगा। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ना 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 ना, रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, लिख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न फंसाने वाला है। हाँ, और दूसरी बात, शिक्षा जो संघ सूची और राज्य सूची दोनों विषयों को, क्योंकि आप लोग केवीएस, डीएसएसबी, बीईओ और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है यहां से शिक्षा पूछ दे कि भैया शिक्षा से संबंधित है, ये किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जी हाँ, आपने सही बताया। एक प्रश्न मैं और आपसे अगर पूछूं, क्या संविधान के प्रारंभ में शिक्षा जो था
जो संविधान के जो प्रारंभ था, क्या प्रारंभ में शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था? तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि जो शिक्षा आज समवर्ती सूची का विषय है, क्या संविधान के प्रारंभ में ही शिक्षा समवर्ती सूची का विषय था? अगर नहीं था तो कब इसे समवर्ती सूची में डाला गया, बताइएगा। एक कई सारे ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं मैं विस्तृत व्याख्या कर रहा हूं। बाकी जब हम लोग की क्लासेस चलेंगे ऑनलाइन क्लास, वहां इसको अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है जो कल से प्रारंभ हो रही है, उसके लिए आप 6306344367 पे आप अपना बैच लिख के भेज दीजिएगा। कौन सी बैच की क्लास लेनी है, केवीएस, डीएसएसबी, बीईओ, सुपरटेट, सब आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको जो शाम की प्रैक्टिस सेट है ये प्रतिदिन फ्री में मिलती रहेगी, डेली मिलती रहेगी। आप कहीं जाइएगा मत, डेली पढ़ते रहिएगा। डेली संविधान की, भूगोल की, अर्थशास्त्र, विज्ञान सभी की मैं क्रमिक रूप से प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू करूंगा, जहां आप जुड़कर पढ़ेंगे। मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। ये क्लास प्रतिदिन रेगुलर चलेगी, ठीक है? ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और कुछ चीजें आप पेड क्लास के लिए भी छोड़कर रखिए, सब यहीं पे व्याख्या कर देंगे। यहाँ पे मैं प्रश्नों की व्याख्या करूंगा, वहां पे हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और जौनपुर से अगर कोई है, जौनपुर में भी आके हम पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर रखिएगा। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज इलेनी भी दुर्गे से स्वयं भी जुड़िएगा और उसको अपने सभी फ्रेंड को क्या करिएगा, जरूर जोड़िएगा जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा अपनाई गई है कहां से? इंडिया में एकल नागरिकता। अच्छा, किसी ने कहा फ्री करो। अच्छा, मैं आपके जवाब पहले दे दूं। किसी ने कहा कि फ्री करो। मैं बताऊं, रूम का रेंट देना होता है, बिजली का बिल। जो मैं टीचर 8 टीचर से मैं पढ़ाऊंगा, उनको मैं अपनी जमीन बेच कर नहीं दूंगा, मेरे पास जमीन भी नहीं है। आप स्वयं पढ़े लिखे अध्यापक बनने जा रहे हैं, क्या आप फ्री में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। हर एक टीचर की नीडेड होती है। क्या आप हमारे फ्री में काम करेंगे? नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी भी जरूरतें हैं, तभी कोई पढ़ाता है। रही बात, और फ्री की चीजें की कोई वैल्यू नहीं होती, ये वास्तविकता है। और कहां से कोई पढ़ाएगा? बिजली बिल, रूम रेंट, टीचर पेमेंट, जो टाइपिंग का पेमेंट कहां से आएगा? मैं भी इंसान हूं यार, हम जानवर नहीं है। आप लोग बाहर दे देते हैं, मुझे उतने चाहिए जितने से मेरा खर्च चल जाए, हमारे यहां हो जाए। ठीक है, इतना करिए ताकि मेरा भी खर्च चल जाए और हमारे सिस्टम का भी चल जाए, जो सिस्टम में पूरे लोग जुड़े हुए हैं। यहां पे जानते रहिएगा, नागरिकता की बात करें, पहले मैं नागरिकता इस समय एक बड़ा ही एक विकराल रूप पकड़ चुका है। ठीक है, आज ये नागरिकता के बारे में मैं जब पेड क्लास पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बताऊंगा नागरिकता क्या। लेकिन आज मैं बस नागरिकता के बारे में इतना बता दूं कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, जहां पे दोहरी नागरिकता थी। जहां पे दोहरी नागरिकता का मतलब क्या था कि एक नागरिकता जम्मू कश्मीर की थी, दूसरी इंडिया की थी। लेकिन अब भारत में केवल एकल नागरिकता है। ठीक, एकल नागरिकता कहां पे है और कहां से ली गई है, एक प्रश्न उठता है। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है, एक प्रश्न। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि यहां पे निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा ऐसा प्रश्न का विकल्प है जहां पे दोहरी नागरिकता है? विकल्प यही है, प्रश्न खाली दूसरा है। प्रश्न में दूसरा यह पूछ रहा हूं कि भारत इस विकल्प में से कौन सा ऐसा देश है जहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां है। अच्छा, मैं आपसे फीस उतनी ही लूंगा जितने में मेरा निकल जाए और आपका हो जाए। मैंने आप सबके लिए मात्र 3500 रुपए शुल्क निर्धारित किया है, बाकी लोगों ने 6,000 रुपए रखा, लेकिन हमने 3500 रुपए ही रखा है। ठीक है, ताकि आप लोग भी दे सके, हमें भी दिक्कत ना हो। मेरा भी खर्च होता है यार, यहाँ पे वाईफाई दो जगह लगे, वाईफाई का खर्च और लाइट का खर्च, बिजली बिल, रूम रेंट। जिस दिन रूम रेंट नहीं देंगे सर ना, अगर 30 को महीना पूरा होता है, 23 को मकान मालिक कह देते हैं भैया रूम रेंट दीजिएगा, कोचिंग का किराया, नहीं तो फिर खाली कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। एक तो आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी होती है, एक वहां के राज्य की। वहां पे 49 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अलास्का लेके 50 हो गया। ठीक है, अब अलास्का लेकर 50 हो गए, लेकिन पहले वहां 49 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वहां पे एक राज्य की नागरिकता होती है, दूसरी अमेरिका की नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, इसलिए यहाँ पे ये बीईओ की भी 3500 रुपए है, सुपर टेट की भी है, केबीएस की है, सभी की 3500 रुपए, ताकि कोई ये न कहे सर क्यों हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हमने 3500 रखा है। इसमें आपको सारी क्लास देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, सारी व्यवस्था हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे इन 3500 में ही। ठीक है, एमपी टेट के लिए 11 तारीख से क्लास शुरू होगी। एमपी टेट 11 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हम पढ़ाते समय बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए हम इस सब के बारे में अंत में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
यहाँ पे है हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमने इस टाइप के प्रश्न को पढ़ा था, तो अब दोबारा हम पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें किसका उल्लेख नहीं है। और हम आपसे इस प्रश्न को बताने के बाद आपसे भी एक प्रश्न लेंगे। जी हाँ, मैंने बताया था वयस्क मताधिकार का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि यह संविधान की जो आर्टिकल्स है वो इसका 326 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, जबकि न्याय भातृत्व ये सभी प्रस्तावना या उद्देशिका के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया है। नहीं पूछा है, इसलिए इसका विकल्प 4 जो गलत है वही सही, लेकिन नहीं पूछा है। इसको मैं व्याख्या पीछे कर चुका हूं, इसलिए एक ही टॉपिक को मैं बार बार व्याख्या नहीं करना चाहूंगा। शब्द की व्याख्या कोई कहना चाहे तो वो भले कह दूं। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का देश, ये भी देखिए भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है, ये भी मैंने बता दिया, कुछ देर पहले ही मैंने बता दिया। ये संविधान की अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। कहां वर्णन है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, व्याख्या पीछे प्रश्न में हो चुकी है। आपको शुरू से देखिएगा वीडियो, इसके पहले मैंने भूगोल पढ़ाया, वो भी देखिएगा। एकदम लाजवाब प्रैक्टिस सेट चल रही है और यह प्रैक्टिस सेट अनंत काल तक प्रतिदिन चलेगी, अगर मेरी तबीयत ना खराब हो। बस कल से पूरी शेड्यूल मिल जाएगी आपको कि एमपी टेट कब चलेगा, इसकी प्रैक्टिस सेट कब चलेगी, सारी चीजें कल से मिल जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, महासंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं तो राज्यों का संघ। तो मैं आपको बार बार प्रश्न को भाषा बदल बदल के प्रश्न क्यों दे रहा हूं? मेरा उद्देश्य ही है आपको इतना गूढ़ ज्ञान कर दिया जाए कि आपके परीक्षा में प्रश्न गलत ही ना हो। क्या होगा? राज्यों का संघ। अभी हम लोग कितनी बार किया बताइए? बीयू के एग्जाम 22 मार्च को प्रस्तावित है, बताइए क्या होगा? ठीक है, बी राज्यों का संघ मैंने कितनी बार पढ़ा है, बताया ना। देखिए थोड़ी शब्दावली बदलती है, आपको उत्तर गलत हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक प्रश्न को कई बार मैंने अलग अलग प्रैक्टिस सेटों से उठाया है, अलग अलग परीक्षा में पूछे प्रश्न है, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए ये प्रकार के जब प्रश्न आपके सामने आए। अगला है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? अरे बाप रे बाप, ये भी प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? बताइए किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत के समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए, मजा आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे सर फ्री के बाद, पता है मैं सब्जी लेने गया था, सब्जी लेने के बाद मैंने कहा सर थोड़ा सा मर्चा डाल दीजिएगा। तो उसने मेरे ऊपर कहा कि सर आप पढ़ाते हैं तो आप ये बताइए कि क्या मर्चा फ्री का आता है? मैंने कहा मैंने आपसे 100 रुपए की सब्जी ली, लगभग 80 रुपए की सब्जी ली, 2 मर्चा डाले के लिए कहा मर्चा क्या फ्री का आता है क्या? सर आप पढ़े लिखे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे सुनकर बड़ा ही अफसोस हुआ कि सही बात है कि उससे मैंने 2 मर्चे की बात कही, वो कहा कि मर्चा क्या फ्री का आता है क्या? बोला मुझे और सा लगा, और फिर मुझे लगा कि यार वास्तविकता सही बात है। बताइए इसमें क्या होगा? मुझे बड़ा मतलब एक आश्चर्य से लगा। बताइए मर्चा फ्री का मतलब 2 मर्चे के लिए उसने कह दिया। यहां पे होगा भारत की जनता। देखिए मैंने कुछ देर पहले भी इसकी व्याख्या किया था कि भारत की जो जनता है वो देश में क्या है? सर्वोपरि है। क्योंकि हमारे देश का संविधान का जो प्रमुख जो प्राधिकार का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। आपने सुना होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से लेक्चर कि 125 करोड़ देशवासियों, भाइयों बहनों, क्यों कि जो 125 करोड़ की बात करते हैं वो सभी जनता के हाथ में है, वो शक्तियां जनता के हित में है, वो जनता के हाथ में है। इस प्रकार भारत की जनता हमारे संविधान का अपना प्राधिकार देती है। हमारे देश में सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे ज्यादा शक्तियां किसके हैं? तो हमारे देश की जनता के पास है। किसके पास? जनता के पास है। ठीक, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से प्राप्त की है? जवाब दीजिएगा, केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से प्राप्त की है?
अच्छा, 1 मिनट थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, हम थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं यहाँ पे, कुछ चीजें हम और व्याख्या कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला पूछा है, 1 मिनट हम आपका समय लेंगे आपके हित के लिए। यहाँ पे एक विकल्प दिया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है। तो मैं एक बार प्रश्न यहाँ से तैयार करा दूं कि जो भारत का संविधान है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा या तो 75% हिस्सा सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1900 किससे लिया गया है? 35 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मैं ये 47 दिया है, लेकिन 1935 से सबसे ज्यादा हिस्सा लिया गया है। मैं ये बताने के लिए थोड़ा सा पीछे आया। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से लिया है? अब जवाब दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? कनाडा। जिन्होंने बताया है वो सही जवाब होगा कनाडा। बताइए, कनाडा। कनाडा संविधान ऐसे परिसंघ का उदाहरण है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है जबकि राज्य में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, यह विशेषता कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, यह भी कनाडा से ही लिया गया है। कहां से? कनाडा से ही लिया गया है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? मैंने इसके पहले ही पढ़ा दिया क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए कहां से? कहां से? तो अभी मैंने कुछ देर पहले इसकी व्याख्या किया था कि भारत में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द प्रारंभ के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक शब्दों के मध्य जोड़ा गया। शब्द राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल किया गया। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। एक बात और, एक प्रश्न लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतने संशोधन हो गए थे इसमें, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। लघु संविधान कहा जाता है किसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन वो लोग 25 प्रश्न ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। जार हम जब पढ़ाते हैं तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइएगा। भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? बताइएगा, आराम से जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी कुछ देर पहले इसकी व्याख्या किया था, कुछ लोग ध्यान नहीं देते ना। जो लास्ट तक देखिए, आप पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम से देखिएगा। कुछ लोग लगातार कॉल करते हैं, वो ये नहीं समझते सामने वाला क्या कर रहा होगा। पढ़ा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं मैसेज छोड़ा करिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह केवल विश्व के 2 ही देशों के पास है। किसके पास? विश्व के केवल 2 देशों के पास है। कितने देशों के पास? 2 देशों के पास। एक तो यूएसए हो गया, दूसरा हमारा देश भारत। ये न्यायिक समीक्षा क्या होता है पता है? हमारे देश में जो कानून का निर्माण करने का काम करती है वो तो संसद करती है, लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून यदि हमारे देश में अगर मूलाधिकार को ध्यान नहीं देती, या कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जहां से हमारे जो मूल अधिकार की भावना को ठेस पहुंचता है, उस समय हमारी न्यायपालिका उस संविधान संशोधन को या उस विधेयक को रद्द करने का अधिकार रखती है। माने हमारे देश में संविधान ने ताकत संसद को दी है, वो कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून को यह व्यक्ति जांच कर सकता है। क्यों? न्यायिक समीक्षा माने सुप्रीम कोर्ट। ठीक, कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये कानून देश हित में नहीं है, ये मूल अधिकार के मूल भावना ठेस पहुंचा रहे, उसे रद्द करने का अधिकार रखती है। यह न्यायिक समीक्षा है। कहां? भारत और यूएसए के पास, और किसी देश के पास नहीं। इसलिए कहा जाता है भारत में कोई शक्तिशाली नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? जनता है। कौन है? जनता है। कौन? जनता। इसलिए एक प्रश्न भी था कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है? जनता है। हम हैं और आप हैं। हमारे देश की 125 करोड़ देशवासी भाइयों बहनों जो हैं, वो सभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। ठीक, तो इसका उत्तर आपको पता हो गया, क्या होगा? यूएसए होगा। ठीक, तो न्यायिक समीक्षा
का जो संविधान में व्याख्या करने को न्यायपालिका शक्ति संबंधित है कि न्यायपालिका विधानमंडल या कार्यपालिका द्वारा पारित जो नियम आदेश होते हैं वह संविधान का यदि उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित करने की शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, ये भारतीय न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है और ये दो ही देश के पास है। कहां कहां? एक हमारे देश के पास है, दूसरा अमेरिका के पास। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो लाइक करिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तभी शेयर करिएगा, था नहीं शेयर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, कानून और विधेयक में क्या अंतर होता है? लॉ और बिल में क्या डिफरेंस होता है? कानून एंड लॉ और बिल में, लॉ एंड बिल में क्या डिफरेंस होता है? इसे विधेयक कहते हैं और इसे हिंदी में लिख दें कानून। आप लिख लीजिएगा कानून और विधेयक में क्या अंतर है, जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का सवाल है आपके लिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग। कानून और विधेयक में क्या अंतर है? बहुत तेज आप लोग बताते हैं। चलिए अभी आपका कमेंट लेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जवाब दीजिएगा। और हम जी बताइए चलिए जवाब दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या वह सही नहीं पढ़ा रहे? क्या आप लोग की संख्या कम हो रही है? देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है वो आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये कहां से लिया गया? ये आयरिश संविधान से या आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। अब एक बात और आप जान लीजिएगा, जो राष्ट्रपति है, हम दे रहे हैं आपसे लास्ट में बात करते हैं, जो राष्ट्रपति होता है वो ध्यान से देखिएगा, वो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये कहां से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, उत्कृष्ट कार्य या खेल के लिए अगर कोई हो तो उसे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। जबकि लोकसभा में वह 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2, और राज्यसभा में 12, कुल कितना मनोनीत करता है संसद के दोनों सदनों में? तो 12 + 2 अर्थात 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, कितना? तो 12 + 2 14 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक, हाँ आप लोग सही बता रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो ये राष्ट्रपति 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में जो होते हैं आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, राज्यसभा में कुल पदों की संख्या, कुल संख्या 233 है, 12 ये 245 है, 50 अधिकतम संख्या है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 31 जाते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं हो सकती। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। इस प्रकार आज हम आपके 25 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट करा दिए। वास्तव में ये सीरीज तो 50 प्रश्न की है, लेकिन एक दिन में 25 प्रश्न कराएंगे, क्योंकि 25 प्रश्न कराने में मुझे 1 घंटे का समय लग गया। आप लोग गाली देंगे बाद में, सर 1-1 घंटे 25 प्रश्न खाली पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते होंगे, इनको क्या आता होगा, ऐसा भी लोग गाली देते हैं। कभी आप जाके पढ़ा करिए। अभी देख रहे हैं प्रश्न और है, लेकिन एक दिन में ज्यादा पढ़ लेंगे, आप तो पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। इसलिए आज 25 ही पढ़ लेते हैं, 26वां भी आ गया। बताइए, आज इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो इसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछिएगा। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कहीं ना कहीं आप पेड क्लास ज्वाइन करिएगा तो एक बार सोच लीजिएगा, इलेनी विद्रोगेश से कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बेहतर फैकल्टीज मिल सके। मैथ की क्लासेस 2 दिन के बाद से रेगुलर मैच पढ़ाऊंगा। ठीक, इसके बाद कोई है? राज्यसभा में 12 सदस्य, कभी क्या पीछे थे क्या? 12 सदस्यों को मनोनीत होते हैं। अब मेरा अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो बहुत जरूरत हो तब मुझे कॉल मैसेज करके 9506701777
मुझे कॉल मत करिएगा। अभी कुछ लोग लगातार कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं करिएगा। कारण क्या है, ये मेरा नंबर है, मैं ज़्यादा टाइम पढ़ाने में व्यतीत करता हूँ। कल से मेरी क्लासेस और लंबी लगेंगी, कल से 13-13 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो मैं कैसे आपकी कॉल अटेंड करूँगा। पीपीटी बनाना, तो जब मैं फ्री हूँगा आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया करूँगा। और कोई सेवा सहायता अगर आपको चाहिए, मैं जौनपुर जनपद से हूँ, सिराज हिंद से हैं सर। डेली क्लासेज की टाइमिंग 6 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक रहेंगी। डेली आपको ये क्लासेज फ्री चलेंगी। ये क्लासेज 3 सेक्शन में बटी होंगी, जो बीईओ, केवीएस, पीआरटी, डीएसएसबी, साथ में हम लोग एमपी टेट की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे और हम एक साथ कंबाइंड क्लास लेकर चलेंगे, क्योंकि जो जीएस का सेक्शन है वो केबीएस, डीएसएसबी, पीआरटी के लिए और साथ ही साथ बीईओ के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे ताकि किसी का समस्या न हो। क्लास लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। डायरेक्ट आके पढ़ना, जौनपुर जनपद में मेरी क्लास लगती है, जौनपुर जनपद में भी आप आकर पढ़ सकते हैं। और कोई समस्या हो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी 11 बज गए हैं, आज तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज मेहनत काफी ज्यादा हो गई है। कल से हम आपकी 4 से 5 क्लासेस प्रतिदिन लेंगे और ये क्लासेस प्रतिदिन आपको इसी पे मिलेगी। और हाँ, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, अपने सभी साथियों को अपने यहाँ साथ जोड़ कर रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइएगा। जो कि मैं लाइव होता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती, इसका दुर्भाग्य है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको वहां पे मैं सारी नोटिफिकेशन, इसकी पीडीएफ, सब कुछ मैं आपको वहां उपलब्ध करा दूंगा, जो आपके अध्ययन अध्यापन में और आसान बना देगा। और हमारा टेलीग्राम के साथ फेसबुक पेज है इलेनी विद दुर्गेश, वहां पर इसे फॉलो करिएगा, जुड़िएगा और साथ में उसे इन्वाइट करिएगा अपने सभी साथियों को। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न अगर आपका हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप चलिए, अब किसी भी जिले से हो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल इलेनी विद दुर्गेश पे। अगर आपको लगता है मैं बेहतर पढ़ाता हूं तब शेयर करिएगा, अन्यथा नहीं। 1/4 जुड़ने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन मिलता है, देखिए हमेशा नहीं आता, यूट्यूब द्वारा आप लोग को नहीं मिल पाता जी। और कोई सेवा, आप कोई प्रश्न आपके हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई प्रश्न पूछा है कि जब कोई बिल राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति से, हाँ अच्छा ठीक, हाँ इन्होंने कहा है कि जब कोई विधेयक जब सदन में पहले रखा जाता है पटल में, उसे विधेयक कहते हैं, लेकिन जब उस पर हस्ताक्षर लगने के बाद जब वो हस्ताक्षर हो जाता है राष्ट्रपति का, तो वही विधेयक बिल कानून बन जाता है। सही जवाब आपका। फीस मैंने केवल 3500 रुपया रखी है, केवल 3500 रुपया। आप चाहे बीईओ की क्लास ज्वाइन करें, चाहे केवीएस की, सुपर टेट की, सबकी 3500 रुपया है, जिसमें ऑनलाइन क्लास संपूर्ण नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए सीटेट की क्लास 1 फरवरी से। अच्छा, कुछ लोग फ्री की चाहिए, फ्री की क्लास शाम को मिलती रहेगी, जिस तरह आज क्लास चल रही है इस तरह फ्री वाली क्लासेज आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। लेकिन आप भी पढ़े लिखे हैं, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, अब ये सोचिएगा फ्री में कौन काम करेगा। जो हमारे टीचर आपको पूरी क्लास देंगे उनको तो कुछ चाहिए, हम कहां से देंगे। रूम रेंट, बिजली किराया, बिजली का बिल, वाईफाई खर्च, टाइप करने वाले खर्च, पोस्ट करने वाले खर्च मैं कहां से दे दूंगा। मैं भी तो इंसान हूं यार, मैं जैसे आप है वैसे मैं भी सामान्य अभ्यर्थी हूं, आप ही की तरह मैं भी हूं। जैसे आप वैसे मैं, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है आपकी फैमिली इनकम मुझसे थोड़ी ज्यादा होगी, मेरी कम है, इतने अंतर होगा जी। बीईओ में माइनस मार्किंग भी है। सुपर टेट क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से थोड़ा धीरे होगी क्योंकि हमारे यहाँ मकर संक्रांति त्यौहार जो होता है उसकी वजह से कुछ टीचर एब्सेंट रहेंगे। कल से स्टार्ट हो जाएगी, मेरी क्लासेस कल से लगना शुरू हो जाएंगी और 15 तारीख के बाद सारी क्लासेस रेस से चलेंगी। ठीक है, और मेरी वीडियो पेड क्लास की 1-1 घंटे की होती है, फ्री में कोई नहीं देखता, सबको चाहिए 5 मिनट की वीडियो। अगर आप पेड करेंगे तो मेरी 1-1 घंटे की वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको चयनित होना है, आपको मैटर बेहतर चाहिए। इकोनॉमिक्स तो ऐसा पढ़ाएंगे आप भी याद करेंगे जीवन में कि वास्तव में इकोनॉमिक्स ऐसा होता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी में इकोनॉमिक्स क्लास जब आपके सामने लेकर आऊंगा, फिर आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स, आपने बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे देखा होगा, इकोनॉमिक्स मेरी जरूर देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग वीडियो फ्री रहेंगी, आप जरूर देखिएगा इकोनॉमिक्स पढ़ाया कैसे जाता है। मैं आपका डर दूर कर दूंगा और आपको ये एहसास करा दूंगा कि वास्तव में अगर पढ़ाने वाला बेहतर हो और पढ़ने वाला आपके जैसा हो तो कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कठिन सब्जेक्ट नहीं होता, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। मैं इंटर तक साइंस सेक्शन में था, फिर जब मैं आर्ट सेक्शन में यूपीएससी के लिए गया फिर मुझे पहाड़ सा लगा, लेकिन हमने इतनी किताबें पढ़ डाली अब तो लगता है कि वास्तव में जीएस के लिए एक बेहतर
फैकल्टीज के साथ साथ एक बेहतर रास्ता दिखाने वाला हो, क्योंकि वास्तव में पढ़ के सफल आप स्वयं से होंगे। मेरे पढ़ाने सफल नहीं होंगे, किसी पढ़ाने सफल नहीं होंगे जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे। और मेरा काम है केवल आपको रास्ता दिखाना, मंजिल आपको तय करनी होगी, सफर आपको तय करना होगा, तैयार आपको करना होगा, पढ़ना आपको होगा, बेस्ट आपको अपना देना होगा। मेरे यहाँ दाखिला लेने से, आपका एडमिशन लेने से आपका चयन नहीं होगा। आपका चयन तब होगा जब आप जिंदगी का अपने बेस्ट देंगे, जब आप जिंदगी में सबसे बेहतर पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं आपका चयन हो जाएगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से निराधार और गलत है। क्योंकि आपके साथ पूरा प्रदेश पढ़ रहा है और चयन होने की संख्या पद की, अभी बीओ की बात करें 309, केवीएस आएगी 3000, ऐसे पद की संख्या कम होती है और अभ्यर्थी की संख्या लाखों में होती है। पदों की संख्या ये प्रसाद की भांति होती है और ये सीमित प्रसाद है उन्हीं को मिलती है जो पूरी मेहनत से, पूरे मनोयोग से मेहनत करेंगे। अगर आप घर में बैठ के 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमारी और आपकी मूर्खता है, हमारा चयन हो जाएगा। हमसे ज्यादा भी पढ़ने वाले हैं, 12-12 घंटा पढ़ने वाले हैं, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी होती है। और उसके लिए आप कहीं भी पढ़िएगा, किसी से पढ़िएगा, अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा। क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी तरह अगर बढ़ता रहेगा तो वही सफल होंगे जो लगातार दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के पहले ये सोच लीजिएगा कि मेरे द्वारा दिया गया क्या वर्क कंप्लीट कर पाएंगे, तब मेरी क्लास ज्वाइन करिएगा। अन्यथा आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे और महंगा भी पढ़ाएंगे, सस्ता भी पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, वो आपके लिए वहां पढ़ सकते हैं। मैं आपसे 10 रुपये मांगूंगा, मुझे आप भीख देंगे। 10 रुपये या तो मुझे एहसान करेंगे या मेरी मदद करेंगे, लेकिन मेहनत करके मैं आपसे 10 रुपये लूंगा, आप कभी नहीं कहने लायक होंगे मुझे मेरा मेहनत का मिल जाएगा, आपको आपका चयन मिल जाएगा, दोनों। क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति बिना पैसे काम नहीं करता। मेरे यहाँ जो चाय भी लेकर आते हैं, जो पानी लाते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, उनको भी नहीं मिलेगा। नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि सर तो फ्री में बांट रहे हैं, उनको उनसे नहीं मतलब है, उनके पीछे भी परिवार है। आप इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपसे मदद के लिए मांग रहा हूं कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतर कर पाऊंगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं और पढ़ेंगे, अगर कहीं और जुड़ना है तो एक बात को कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। मेरे पास एक बड़ा अनुभव है परीक्षा देने की, उम्र छोटी है, उम्र पे मत जाइएगा। मैंने जिंदगी की पहली बार में IAS मेंस लिखा, पहली बार मैंने MPSC PT लिखा, मेंस लिखा, इंटरव्यू फेस किया है। लेकिन कमियां थी, नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय थी, 3 साल टेम्पो चलाना पड़ा था। उसके बाद ही मैंने कभी अपने आप से अपनी पढ़ाई समझौता नहीं किया। कभी मैंने किसी ने कहा मुझे फ्री में क्लास दीजिए। मैंने मेहनत किया, पढ़ा, बेशक टेम्पो क्यों न चलानी पड़ी। आज उसका परिणाम है मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। आपको कोई भी क्लास लेने के लिए इस पर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। हाँ जी, सीटेट प्राइमरी वाला दे देगा तो सीटेट प्राइमरी के सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सीटेट वाले, हाँ सीटेट वाले यूपी टेट दे सकते, सुपर टेट दे सकते हैं। जौनपुर में TD काले गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में। अच्छा, मेरी नोट से काफी क्वेश्चन मिले थे, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि इस बार उसने बायो पोर्शन पोस्ट दिया। पहली बार उसने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, इसलिए जो नया आया वो नहीं हो पाया। मेरी बायोग्राफी एक न्यूज चैनल वालों ने डाली है, एक बार आपको मौका मिले देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे जल्दी से शेयर कर दूंगा। मैंने कितनी बार आपको अशोक कुमार जी बताया, इस पर व्हाट्सएप करेंगे आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। जी, यहाँ पे ये मेरा ऑफिस का काम, पूरा ऑनलाइन काम यही देखते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, यही पूरा देखते हैं। ऑनलाइन राम सरकुंज जी कहाँ बताएंगे सर, अभी परीक्षा आपकी है। यूपी टेट की सुपर टेट क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल से धीरे धीरे स्टार्ट होगी, 15 से रेस पकड़ लेगी। सीटेट जूनियर क्वालिफाइड सुपर टेट दे सकते हैं, जी दे सकते हैं। सुपर टेट जूनियर का सुपर टेट दे सकते हैं, प्राइमरी का सुपर टेट दे सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद यूपी टेट MP टेट कोई जरूरत नहीं है। अशोक कुमार जी आपको कितनी बार बताएं, आपका नाम लेकर बताएं। इस नंबर आपको व्हाट्सएप करना है जो ऊपर लिखा गया है। जी कृष्णा जी, उसके लिए मैं क्या करूं? ठीक है, KBS वही डालेगा जो सीटेट पास है, प्राइमरी PRT का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कहना मुश्किल है कितना नंबर ला के प्री में मेंस दे सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू पेपर निर्भर करता है। पेपर साल है, मेरिट ज्यादा, पेपर टफ है, मेरिट कम। BU क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, आपका मोस्ट वेलकम है। ये BU क्लास के लिए, BU क्लास सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट चल रही थी। कॉमन नंबर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं बात करूंगा। ज्योति मैम की तबियत सही नहीं है, आज उन्होंने किसी तरह एक वीडियो पोस्ट किया था, शायद आप लोग को मिल गया होगा। बनास के लिए भी मेरी ब्रांच चलती है, मैं हफ्ते में 1 दिन वहां रहता हूं, बाकी टाइम नहीं। अच्छा, मेरी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से है, और बधाई हो आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आरोही सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर करे आप दिन दुना रात चौगुना इसी तरह से बढ़ते रहें।
दोनों क्लास होगी, लाइव करके रिकॉर्ड कर दोनों देंगे, क्योंकि हमारे नेटवर्क इशू अगर आ जाएगी तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं तो लाइव ही चलाएंगे। एमपी पीसेस की नहीं, एमपी टेट की क्लास चलेगी। सुपर टेट की एग्जाम अभी समय है काफी। वीडियो नहीं डाला, समस्या कुछ हो गई थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। चलिए आप लोग की वीडियो बेहतर लगेगा, मैंने अगर बेहतर पढ़ा होगा तो शेयर जरूर करिएगा। और एक छोटा सा प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया था, इसका जवाब देते हुए आप हितेंद्र जी कह रहे हैं अलग अलग पाठ्यक्रम के लिए, मतलब नहीं, अगर बीओ क्लास लेंगे तो पूरी बीओ की क्लास में वही है। अगर आप सुपर टेट की लेंगे, सुपर टेट अलग, केवीएस के अलग, सबकी अलग अलग है जी। और जनरल स्टडी चिंता मत करिए, जनरल स्टडी के लिए हम हैं। और ये घमंड नहीं है, ये गर्व है, घमंड नहीं है, गर्व है। चलिए मैथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी। किसने बताया? अखिलेश जी, सही जवाब है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। चलिए चला जाए, आप लोगों ने काफी समय से काफी लंबा मेरा साथ दिया है और डेली क्लासेज मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम में भी इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। राम जी कहना ये मुश्किल है। मेरी क्लास आपने पहली बार देखी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी पूरी पुरानी क्लास भी देख लीजिएगा, मैं कैसा पढ़ाता हूँ आपको पता चल जाएगा जी। सचिन जी ने कहा जी बकवास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप आगामी एग्जाम के लिए बेहतर करिए। संख्या आपकी बढ़ रही है लेकिन हमने क्लास खत्म कर दी आज। ऑस्ट्रेलिया सही जवाब। ठीक है, चलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं। कल हमारी क्लासेस 6 से 12 लगेंगी, फ्री क्लासेस। दिन में पेड क्लासेस चलेंगी। कल का दिन में भी आपकी क्लासेस जो होंगी कल के बाद से 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी और 7 से रात के 12 बजे तक लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी। पेड वाली मॉर्निंग चलेंगी, फ्री वाले लास्ट नाइट में चलेंगी। ठीक है, बाकी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा। कल की क्लास की सारी शेड्यूल हम टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा। सर्च कीजिए दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी जवाब दीजिएगा कमेंट करके। एडेड वाले में सुपर टेट चाहे सी टेट या यूपी टेट पास हूं दे सकते हैं। अच्छा, मैं मैथ बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपने कब देख लिया मैं मैथ पढ़ाता हूँ? आप लोगों ने कब देखा कि मैं मैथ अच्छा पढ़ाता हूँ? किसके आंसर दो, किसी का आते ऊपर चला जाता है। जो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा। ये यूट्यूब की क्लास चल रही है जी। जूनियर के लिए जूनियर का टेट सी टेट पास होना चाहिए। अपर प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी का टेट और सुपर सी टेट पास होना चाहिए। राजेश बताइए क्या है? अच्छा दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीएलएड क्लास भी 15 से बाद से स्टार्ट हो जाएगी, डीएलएड की 3rd सेमेस्टर। सुपर टेट भी कोई डेट नहीं है, यूपी टेट की रिजल्ट के बाद ही होगा। अच्छा जी जी, प्रीति मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और जीएस के सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करेंट, ये सारे सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, एमपी टेट डीपीओ ले दे सकते हैं क्योंकि एमपी टेट पास करने के बाद सीधे उनको नौकरी मिलेगी। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बीओ की क्लास कल से ऑनलाइन एडमिशन शुरू है, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जुड़ना है आपका मोस्ट वेलकम। बीओ में इंटरव्यू नहीं है, केवल पीटी और मेंस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चलिए, अब हमें भी इजाजत दीजिएगा। अभी हमें आपके लिए मेहनत करें, आपके लिए नोट्स भी बनाने हैं। चलिए आरती सिंह बहुत बहुत धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया से। केवीएस हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है, जिस भाषा में आप चाहें दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बहुत लैंग्वेज। जी विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी रतन जी आप सभी का धन्यवाद। अब चलिए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, बात नहीं करेंगे, बाद में कोई वीडियो देखेगा तो गाली देगा कि पढ़ाते कम है बात ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन क्लास के लिए अगर जुड़ना हो कहीं बाहर जुड़ने छोड़िए, ई-लर्निंग में दुर्गेश साथ जुड़िएगा, क्योंकि आपका सहयोग होने से मैं कुछ और बेहतर कर पाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जी ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरा नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है। दोनों नंबर पे कोई भी आपको जरूरत लगती है ऐसा कि जी बिना मेरे काम नहीं होगा, तब मुझे व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। सीटेट की ऑनलाइन क्लास 1 फरवरी से स्टार्ट होगी। सीटेट वाले सुपर टेट दे सकते हैं, जी हाँ।
जो जिसका पास होगा सीटेट या टेट उसी का वो सुपर टेट देगा। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी का, जूनियर का तो जूनियर का। चलिए ठीक, बेस्ट ऑफ लक।